हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस लक स्टडी चैनल। उत्तर वैदिक काल का अध्ययन करेंगे हम इस अध्याय में। पिछले चैप्टर में मैंने आपको ऋग वैदिक कालीन सभ्यता का अध्ययन कराया था। यदि आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा हो तो प्लीज़ जाके उस चैप्टर का अध्ययन करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे टाइम टू टाइम आपको वीडियो मेरे मिलते रहें। अब आपको मैं इस उत्तर वैदिक काल के बारे में बताऊंगी। जो सामवेद ग्रंथ था, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद इसी काल में लिखे गए थे और यही इस काल को जानने के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था, जो ऋग वैदिक काल था वह तो सिर्फ पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। लेकिन ये जो उत्तर वैदिक काल है, यहाँ से आर्य जो थे ये पंजाब से आगे निकलकर काफ़ी पूरे उत्तर प्रदेश में छा जाते हैं। गंगा यमुना दोआब के पूरे प्रदेश में इनका अधिकार हो जाता है और काफ़ी अच्छे से कृषि करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये जो आर्य सभ्यता हम पढ़ रहे हैं ये पूरी तरह से ग्रामीण थी, जबकि मैंने जो आपको पहले सिंधु घाटी सभ्यता बताई थी वह पूरी तरह से एक नगरीय सभ्यता थी। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़े हो तो प्लीज़ जाके पढ़ लीजिए, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएंगे। और इसी काल में एक सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया था, जिसमें एक विदेही माधव की कहानी का वर्णन है, जिसमें ये बताया गया था कि ये जो आर्य थे ये सदानीरक गंडक नदी तक इनका विस्तार हो गया था उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, ऋग वैदिक काल के बाद। ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में कौन से परिवर्तन आए, अब ये जान लेते हैं। तो ऋग वैदिक काल में जो कबीले हुआ करते थे, अब इन्होंने जनपद का रूप ले लिया, बड़े बड़े जनपद बन गए। और भरत कुरु अब जनपद बन गए। भरत यहाँ का एक जनपद है और कुरु भी एक जनपद है। और कुरुक्षेत्र आप जानते हो, जिसकी राजधानी हस्तिनापुर थी, जिसकी राजधानी वो इसी काल में महाभारत का भी युद्ध हुआ था, यानी कि कौरव पांडव इसी समय से संबंधित थे। उत्तर वैदिक काल में ना 3 इंपॉर्टेंट जनपद थे। पहला है पांचाल, दूसरा है काशी, तीसरा है कौशल। और ये पांचाल जो था, आप इसको पता होगा, जो गांधार नरेश थी उन्हें गांधार नरेश नहीं, जो द्रौपदी थी वो पांचाली, उन्हें बुलाया भी जाता था। वो पांचाल नरेश की पुत्री थी, जो पांडवों की पत्नी थी पांचाली। ठीक है, इनका इस पांचाल का विस्तार था मध्य प्रदेश, और जो सरस्वती नदी से गंगा यमुना दोआब तक थी। एक तरह से आप समझ लीजिए महाभारत काल के बारे में आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी समय इनका अधिकार काशी पर भी था, जिसके शासक आगे चल के अजातशत्रु थे। और इसी तरह जो कौशल है, आज का ये कौशल से तात्पर्य है अयोध्या से। ठीक है, ये गंगा यमुना से सरयू नदी तक इसका विस्तार था, यहाँ तक आर्य थे। तो ये पांचल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये द्रौपदी से रिलेटेड है। उत्तर वैदिक जो कालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए क्योंकि एग्जाम में आता है। तो ऋग वैदिक काल जो था पूरा तरह से ग्रामीण था, पिछले अध्याय में मैं आपको बता चुकी हूँ, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता जो हमने पढ़ी थी वह पूरी तरह से नगरीय थी। तो ये जो उत्तर वैदिक काल की भी प्रशासनिक व्यवस्था राजतंत्रात्मक ही थी, और राजा का पद क्या होता था, वंशानुगत, यानी राजा का पुत्र ही राजा होता था। लेकिन कहीं कहीं पर साक्ष्यों में मिलता है कि निर्वाचित राजा भी होते थे और इन्हें विसपाती कहा जाता था। ठीक है, और ये निर्वाचित राजा होते थे समिति के द्वारा। और इस काल के जो राजा होते थे उनका नेचर कैसा होता था, निरंकुश। निरंकुश से तात्पर्य होता है उसकी शक्ति पर किसी भी तरह की बाध्यता नहीं थी, वह अपनी शक्ति की कोई भी इसकी शक्ति को कम नहीं कर सकता था। किंतु व्यवहार में जो सभा या समिति होती थी, पिछले चैप्टर में मैंने आपको सभा समिति के बारे में विस्तार से बताया है। सभा के जो सदस्य होते थे समाज के श्रेष्ठ वर्ग, अभिजन वर्ग, अमीर वर्ग के लोग होते थे। ठीक है, और ये राजा को न्यायिक प्रक्रिया में हेल्प करते थे। और इसी तरह से समिति होती थी, ये राजकीय प्रक्रिया में हेल्प करती थी। जैसे आज के ज़माने में लोकसभा राज्यसभा होती, उस काल से ही लिया गया जैसे एक तरह से। ठीक है, धार्मिक जीवन में उत्तर वैदिक काल में यज्ञ बहुत किए जाते थे और इसमें ब्राह्मणों का विशेष स्थान था। इन्हें पुरोहित बुलाया जाता था और वेदों का अध्ययन और वेदों को सुनाना इन्हीं के अधिकार में था, और कोई वेद को नहीं पढ़ सकता था।
और उत्तर वैदिक काल में ही एक ग्रंथ लिखा गया था गोपत ब्राह्मण। इसी में कई तरह के यज्ञों का नाम है, जैसे राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, पुरुष मेध यज्ञ, सर्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। जो अश्वमेध यज्ञ है आपने सुना होगा कि राम भगवान ने कराया था, जो लव कुश ने रोक लिया था, उसी तरह का ये अश्वमेध यज्ञ इस काल में प्रचलित था। और इसमें अश्वमेध यज्ञ में ऐसा होता था कि राजा अपने घोड़े को अपने क्षेत्र में छोड़ देता था और वो घोड़ा जहाँ तक जाता था वह राजा का अधिकार क्षेत्र हो जाता था। और यदि कोई इस घोड़े को रोक देता था तो उसे राजा से युद्ध करना पड़ता था और राजा से पराजित करके उस क्षेत्र पे अपना अधिकार कर लेता था। इस तरह से ये इम्पोर्टेंट हो गया। अब इस काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कैसी थी ये अध्ययन कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, एग्ज़ाम में जो प्राचीन काल में शब्दों का प्रयोग किया जाता था किसी भी चीज़ स्थान के लिए या व्यक्ति के लिए, वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीएससी हो। तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए उस शब्द से क्या तात्पर्य है, इसलिए ये आपको मैं पढ़ा रही हूँ। तो सेनानी सेनापति को कहते थे, पुरोहित ब्राह्मणों को कहा जाता था, युवराज मीन्स होता था राजा का पुत्र, महिषी मीन्स होता था रानी, और सुत मीन्स होता था सारथी, राजा का सारथी जो रथ ले जाते थे। एक ग्रामीण होता था, प्रतिहारी मीन्स होता था द्वारपाल, संग्रहित मीन्स होता था जैसे कि संग्रह करने वाला, कर का संग्रह करने वाला, ठीक है। अब इस काल में एक गेम खेला जाता था, पासे का खेल। आपको याद होगा जो कौरव पांडव थे वो पासे के खेल में ही कौरवों को अपना राज्य हार गए थे, यहाँ तक कि वो द्रौपदी को भी उन्होंने दांव पे लगा दिया था। तो एक अक्षवाप नामक व्यक्ति होता था, वह पासा के खेल में राजा का प्रतियोगी होता था, जैसे कि जिससे राजा खेल रहा है उसे अक्षवाप कहा जाता था, प्रतियोगी यही होता है, ठीक है। पालागल मीन्स होता था संदेश वाहक, जो संदेश को इधर से उधर ले जाते थे उन्हें पालागल कहा जाता था। गोविक वर्तन में जो शिकार में राजा की सहायता करते थे उन्हें गोविक वर्तन कहा जाता था, ठीक है। ये आपको उस शब्दों का अर्थ जरूर याद रखना, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अगला है ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति क्या थी। तो आपको ऋग्वैदिक काल की, मुझे उत्तर वैदिक काल लिखना था, मैंने गलती से ऋग्वैदिक काल लिख दिया है। तो हम ऋग्वैदिक काल की स्त्रियाँ पढ़ेंगे। तो इस काल में ना स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी गिरावट आ जाती, जबकि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। वे अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी, सभा समिति में भी जाती थी, राजकीय कार्यों में भाग लेती थी। लेकिन इस काल में आके स्त्रियों की स्थिति में बहुत गिरावट आती है। सभा समिति में उनके प्रवेश को वर्जित कर दिया जाता है और पुत्री के जगह का जन्म भी अच्छा नहीं माना जाता। और मैत्री संहिता एक ग्रंथ है, उसमें पुत्री को मदिरा के समान माना गया है, पासे के समान माना गया है, विष के समान, यानी कि एक स्त्री एक पुरुष को बर्बाद कर सकती है ऐसा माना गया। इस तरह से बहुत ही खराब स्थिति हो गई थी और पर्दा प्रथा भी स्टार्ट हो गई थी। और पुत्रों की तुलना में जो संपत्ति में अधिकार भी पुत्रियों को कम दिया जाता था। और वृद्धा आरण्यक एक ग्रंथ है, उसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद का वर्णन है और इसमें कहा गया है कि याज्ञवल्क्य जो है गार्गी को शास्त्रार्थ में डांट के चुप करा देते हैं, इस तरह का वर्णन है। तो इस तरह से आपको अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में किस काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, तो आपको बताना होगा कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ जाती है। अब उत्तर वैदिक कालीन समाज क्या था, तो आपको मैं बता दूं, इस समाज में चतुर्वर्ण व्यवस्था का एकदम रूप परिवर्तित हो गया था। जबकि जैसे कि ऋग्वैदिक काल हम पढ़े थे तो उसमें क्या था, चतुर्वर्ण व्यवस्था जो थी कर्म पर आधारित थी, यानी कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता था वैसी ही उसकी जाति होती थी, वैसे ही उसका वर्ण होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जो जाति है, जो वर्ण है, वह जन्म के आधार पर आधारित होने लगी। यानी कि किसी व्यक्ति का जन्म अगर क्षत्रिय कुल में होता है तो वह जन्म से ही क्षत्रिय हो जाता था। अगर किसी व्यक्ति का जन्म ब्राह्मण कुल में होता था तो वो जन्म से ही ब्राह्मण हो जाता था। जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। ऋग्वैदिक काल में जो व्यक्ति जिस कार्य को करता था वो वही जाति का होता था। अगर कोई व्यक्ति वेदों को पढ़ता है, अध्ययन करता है, तो वो ब्राह्मण हो जाता था। और अगर कोई व्यक्ति, ऐसा ऋग्वैदिक काल में होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जो जिस कुल में जन्म ले लेता है वो वही उस कुल का जाति वर्ण हो जाती थी। तो इस तरह से चतुर्वर्ण व्यवस्था के पूरे ही रूप में परिवर्तन हो जाता है, इसमें गिरावट आ जाती है।
ठीक है। और इसी काल में ग्रंथ लिखे गए थे। ऋग्वेद को पढ़ा जाता था और ऋग्वेद के पढ़ने को होत्री कहा जाता था। और ऋग्वेद में क्या होता था, जो मंत्र होते थे उसमें कहा जाता था, मंत्र पढ़कर जो ऋषि होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, जो पुरोहित होते थे, वो देवता का आवाहन करते थे, देवता को बुलाते थे। तो इस तरह का था। और अथर्ववेदिक ग्रंथ है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। अथर्ववेद में औषधि का वर्णन है, साथ ही जादू टोने का वर्णन है। एग्जाम में आता है किस वेद में क्या है। यजुर्वेद में बलिदान विधि है, जो यज्ञ में बलिदान दिया जाता था। और सामवेद संगीतमय ग्रंथ है। एग्जाम में इन वेदों के बारे में जरूर पूछता है कि कौन से वेद में क्या वर्णित है, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब इस काल में ही ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। अब ब्राह्मण ग्रंथ एग्जाम में ना पूछता है कि किस ग्रंथ में क्या चीज़ें हैं, किससे रिलेटेड है। तो यज्ञ का जो अनुष्ठानिक महत्व होता है, यज्ञ का जो अनुष्ठान करता था क्षत्रिय, उससे लाभ होता था, ये ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया। इसी तरह उपनिषद एक ग्रंथ होता था, उसमें बताया गया कि अगर आपको उपनिषद का ज्ञान लेना है तो आपको गुरु की शरण में जाना होगा। बिना गुरु की शरण में जाके आप इसका अध्ययन नहीं कर सकते। इसी तरह एक आरण्यक ग्रंथ लिखे गए। आरण्यक का वैसे शाब्दिक अर्थ जंगल होता है और इसका अध्ययन एक वन में जाकर ही करना होता था। और आरण्यक में ये होता था, जो वेद में मंत्र लिखे हैं, मंत्र वेदों की रचना इसी काल में थी। इस मंत्र के जो गूढ़ रहस्य हैं, गूढ़ अर्थ हैं, वो इसी आरण्यक में लिखे गए हैं। तो इसका अध्ययन अगर आपको करना है तो आपको वन में जाना होगा। और इसी तरह वेदांगों की रचना हुई थी। ये वेदांग 6 एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इन वेदांगों के नाम है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसका नाम आपको याद होना चाहिए। और ये वेदांग वेदों के अर्थ को समझाने के लिए ही इनकी रचना की गई थी। इस चैप्टर में इतना ही। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे। और वीडियो अच्छे लग रहे तो प्लीज़ कमेंट में मुझे आके आप ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच। हैव